नमस्कार साथियों, धीरेन्द्र सर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चंस को आप पढ़कर ये समझिए अपनी तैयारी को पूर्ण रूप दे सकते हैं और ये परख भी सकते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है। और इन सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, एक बार थोड़ा ज्यादा नजर दीजिएगा। आप अतिरिक्त तो पढ़ ही रहे हैं पर इनको ज्यादा नजर दीजिएगा। अब तैयारी को 2 भागों में बांट दीजिए। अपनी तैयारी को कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में। एक आपका ये थ्योरी वाइज है और एक आपका एक सब कह सकते हैं एमसीक्यूज वाइज है, जैसे हम लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव या ओटी, ठीक है। याद रखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव ओटी कहां से करनी है, कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। और सबसे पहले आपको ये क्वेश्चंस बता रहा हूं, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए सब लोग यहाँ ध्यान से। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ क्वेश्चन दिए हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। मैंने जिस प्रकार से इंपोर्टेंट लिखा है उसी प्रकार से पढ़ना है। सबसे पहले व्याख्या खत्म करनी है, ठीक है। याद रखिए क्योंकि ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। पूरा लिखना होता है, संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या पूरा करके फिर उसके बाद आपको विशेष या काव्य सौंदर्य लिखना होता है। जैसे हमारे यहाँ पहली व्याख्या हमने दी है, ऊधो तुम हो अति बड़े भागी, गुर चाटी जो पागी। ये पूरा नया लगते हुए हमने हिंट दे दी कि आपको ये वाली करने के उद्धव तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो, ठीक है। एक हम और जो गोपियां हैं वो कहती हैं हम ही जो है भाग्य विहीन है, अबला नारी है, क्योंकि कृष्ण चले जाते हैं और तुमसे संदेशा भिजवा रहे हैं। उद्धव संदेशा लेकर आते हैं कृष्ण का, तब गोपियां उलाहना दे रही हैं। ये वाक्य जो है उलाहने वाला है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। फिर हमारो हरि हारिल की लकड़ी, इसी अध्याय से है ये, ठीक है। जिनके मन चक्री, ठीक है। देखो हमारा मन तो जो है हारिल पक्षी की तरह है। जो हारिल पक्षी होता है वो जिस प्रकार से वो एक हारिल लकड़ी को अपने चोंच में दबाए रहता है, उसी प्रकार से हम अपने तन मन धन से सब पूर्ण रूप से किसको मान रहे हैं? कृष्ण का नाम जप रहे हैं। कृष्ण हमारे अंतर मन में समाया हुआ है। ये बात यहाँ बताई गई थी, ठीक है। अब लेकिन उद्धव से गोपियां कहती हैं कि उन्हीं को जाके ये नाम सौंपो, उन्हीं को जाके ये योग सिखाओ जिनके मन में चक्री, यानी कि जिनका मन घूमता है, जिनका मन चंचल होता है। हमारा मन स्थिर है, कृष्ण नाम को ही पकड़े हुए है। ये बात बताई गई। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, मुस्कुरा कर जो भाग गया। ये जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा से है कि बताइए मैं अपनी आत्मकथा कैसे लिखूं। उनके मित्र या उनके सहयोगी कहते हैं कि तुम अपनी आत्मकथा के बारे में बताओ। वो कहते हैं मैं कैसी ऐसी आत्मकथा बताऊं, मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है जो मेरे बताने लायक है। क्यों? क्योंकि मैं अगर अपने जीवन की गाथा अगर सुनाऊंगा तो मैं खुद को ही खाली पाऊंगा। कुछ मेरे जीवन में ऐसा हुआ नहीं है और मेरा दुख और बढ़ ही जाएगा, तुम मुझसे कुछ नहीं प्राप्त करोगे, ठीक है। तो ये है, ठीक। आगे, विकल विकल उन्मन थे, शीतल कर दो बादल गरजो। यह प्रकृति का मानवीकरण है, बादल बरसने की बात है, ठीक है। ये है धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य बड़ी ही छवि मान। ये एक आपकी एक और व्याख्या है। कुल मिला के ये 5 व्याख्याएं महत्वपूर्ण है, इन्हें आप अच्छे से कर लीजिएगा। फिर आपके आते हैं कवि परिचय। कवि परिचय में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नागार्जुन, है ना। ये 3 आपको कवि परिचय करने हैं। और कवि परिचय में आपको क्या क्या लिखना होता है? आपको प्रमुख रचनाएं लिखनी होती हैं, आपको प्रमुख 2-3 रचनाएं लिखनी होती हैं, फिर आपको भाव पक्ष लिखना होता है, और फिर आपको कला पक्ष लिखना होता है, और लास्ट आपको साहित्य में स्थान लिखना होता है। साहित्य में स्थान लिखना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब साहित्य में स्थान आप एक याद कर लीजिए, सभी का याद हो जाएगा, चाहे लेखक परिचय हो चाहे कवि परिचय हो। साहित्य में स्थान आप क्या कहेंगे? साहित्य में स्थान बस यही कह दीजिएगा, हिंदी साहित्य जगत में आपका स्थान सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, उत्कृष्ट है, कुछ भी लिखिए। साहित्य जगत सदैव आपका ऋणी रहेगा। आप हिंदी साहित्य के अद्वितीय कवि हैं। ये आप इतनी बात बता देना तो ये आपका क्या हो जाता है? साहित्य में स्थान हो जाता है। कला पक्ष की जब भी बात आएगी तो आप छंद, अलंकार और भाषा शैली की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भाषा शैली की बात करेंगे। आप हमेशा इतना बात बता दीजिएगा। आप एक लाइन तो कॉमन बोल दीजिएगा कि कलात्मक रूप से आपका साहित्य विशेष जान पड़ता है। कलात्मक रूप से आपका साहित्य विशेष जान पड़ता है, जिसमें छंद और अलंकारों का विशिष्ट प्रयोग देखने को दिखाई या देखने को मिलता है। ये बात बोलेंगे हम लोग, ठीक है। फिर हम कहेंगे भाषा शैली आपकी बहुत उत्तम है, सहज है, जो पाठक के हृदय को छू जाती है। अलंकार योजना भी आपके काव्य में प्रमुख रूप से दिखाई देता है, जिसमें श्लेष, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है। ये बात बता देना। भाव पक्ष, भाव, रस और गुण। भाव में आपको क्या बताना है? रस बताना है और गुण बताना है। क्या बताना है? रस और गुण बता देना कि भावगत रूप से भी आपका काव्य विशिष्ट जान पड़ता है, जिसमें रस और गुणों का विशेष प्रयोग देखने को मिलता है। रसों में श्रृंगार, करुण और शांत रस बता दीजिएगा, और माधुर्य और प्रसाद गुण बताना है। फिर रचनाएं तो आपको याद करनी होती है। तो इस प्रकार से आपका कवि परिचय हो जाता है। फिर आपका आता है लेखक परिचय। लेखक परिचय में आपको क्या लिखना होता है? लेखक परिचय में आपको रचनाएं लिखनी होती है, फिर आपको भाषा शैली लिखनी होती है, और फिर आपको साहित्य में स्थान
स्थान लिखना होता है। साहित्य में स्थान मैं आपको बता चुका हूं, कुछ इसी प्रकार से ही लिखेंगे। और भाषा शैली में क्या लिखेंगे, आपकी भाषा शैली सरल, सहज एवं स्वाभाविक है। सरल, सहज एवं स्वाभाविक है। आपने हिंदी के साथ साथ उर्दू, फारसी एवं तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सहज प्रयोग आपके काव्य में देखने को मिलता है। बस ये बात आप बता देंगे तो इसी से आपकी भाषा शैली पूर्ण रूप से हो जाती है तैयार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपके लेखक परिचय हैं, यशपाल, स्वयं प्रकाश, मनु भंडारी, ये आपको इनके लेखक परिचय करने हैं। फिर हमने क्वेश्चन दिए हैं आपको पद्य और गद्य के मिला के दोनों के, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए क्योंकि आना ही क्वेश्चन कम है, एक ही क्वेश्चन आएगा, तो हमने आपको क्या करना है, क्वेश्चन कम से कम ही दिए हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं। तो ये आपके पद्य से क्वेश्चन आंसर है और ये आपके गद्य से क्वेश्चन आंसर है। इन क्वेश्चन आंसर को देख लीजिएगा, काफी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हमने आपकी कृतिका किताब से क्वेश्चन उठाए, क्वेश्चन एक ही आएगा इसीलिए हम लोगों ने यहाँ भी क्वेश्चन कम रखे हैं, तो आपकी कृतिका किताब से भी ये क्वेश्चन रखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आपका आता है काव्यबोध, क्या आता है बेटा, काव्यबोध। काव्यबोध से क्या क्वेश्चन रखे हैं, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। क्वेश्चन ऐसे याद करो कि आपके चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएं। अगर आप जब महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर याद करोगे, जब आप महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर याद करोगे, तो अगर उसने विशेषता भी पूछ ली, चाहे महाकाव्य की विशेषता पूछ ले चाहे खंड काव्य की विशेषता पूछ ले, तो अंतर से ही तैयार हो जाता है। ठीक है, महाकाव्य और खंड काव्य में क्या कहोगे कि महाकाव्य एक विस्तृत रचना होती है, खंड काव्य छोटी रचना होती है। महाकाव्य में, ठीक है, याद रखिएगा कि क्वेश्चन ऐसे याद रखना है कि चीजें ज्यादा तैयार हो जाएं, कि महाकाव्य किसी महान व्यक्ति के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन करता है और खंड काव्य में किसी व्यक्ति के जीवन के एक भाग का वर्णन होता है। ठीक है, महाकाव्य में सर्गों की संख्या 8 होती है और खंड काव्य में सर्गों की संख्या 1 होती है। तो आप ऐसे याद कर लो कि चीजें हो जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, महाकाव्य में रस छंद अलंकारों में विविधता पाई जाती है, खंड काव्य में प्रमुखतः 1 या 2 ही रस छंद अलंकार पाए जाते हैं। ठीक है, और उदाहरण जरूर याद रखिएगा कि कौन से महाकाव्य हैं और कुछ खंड काव्य हैं, इनके उदाहरण जरूर याद करिएगा। खंड काव्य की 2 विशेषताएं लिखना है, ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। ठीक है, आपको ये परिभाषा उदाहरण सहित याद करनी है सबकी। ठीक है, रस के अंग कौन कौन से होते हैं, देखिए याद रखिएगा। ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। आपको बस हर एक रस का स्थायी भाव याद होना चाहिए और परिभाषा ऐसे ही बन जाएगी। जैसे मैंने बोला श्रृंगार रस की परिभाषा बनाई है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम, रति या प्रेम। तो आप कैसे याद करेंगे, जब रति या प्रेम नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। और फिर उदाहरण कर लेंगे। ठीक, ऐसे ही वीर रस का उत्साह होता है, तो उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। तो ऐसे ही सभी रस उनके उदाहरण। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण याद करिएगा, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण याद करिएगा। फिर आगा अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण ये याद करना है। ठीक है, शब्द गुण की परिभाषा और कितने भेद होते हैं, देखिए शब्द शक्ति, शब्द गुण की परिभाषा और भेद याद रखिए, तीनों दोनों के भेद 3-3 होते हैं। शब्द गुण के भी भेद 3 होते हैं और शब्द शक्ति के भेद भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, ये शब्द गुण होते हैं। और शब्द शक्ति कौन सी होती है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, ये आपकी शब्द शक्ति होती है। फिर आपका आता है भाषा बोध। देखिएगा, अब हम लोगों ने भाषा बोध उठाया, तो भाषा बोध में देखिएगा, भाषा बोध में हमने पहला क्वेश्चन उठाया क्या, शब्द शक्ति की परिभाषा और भेद। क्या उठाया बेटा, शब्द शक्ति की परिभाषा और भेद उठाया। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है, शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द और अर्थ के मध्य जो संबंध बताती है उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द और अर्थ के मध्य जो संबंध बताता है उसे हम क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। उसकी परिभाषा भेद बताइए। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, मुहावरा वाक्यांश होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरों के अंत में अधिकांश से ना होता है और लोकोक्ति के अंत में ना नहीं होता, ऐसे याद करिएगा। संधि की परिभाषा बताइए, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। याद रखिएगा, संधि कितने प्रकार की होते हैं, 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, याद रखिएगा। समास, समास क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। समास के भेद 6 होते हैं, अब तक दादा से याद कर लेंगे। अव्ययीभाव, बहुब्रीहि समास, कर्मधार, द्वंद्व, द्विगु और आपका कौन सा रह गया है ना, एक रह गया होगा, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, ठीक है, द्वंद्व, अब तक तत्पुरुष, सॉरी कौन सा रह गया है, तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक, संधि समास में अंतर, संधि में वर्ण होते हैं, समास में क्या होते हैं, पद होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। वाच्य की परिभाषा, क्रिया की परिभाषा, क्रिया विशेषण की परिभाषा याद रख लीजिएगा। ठीक है, कि वाच्य क्या होता है, क्रिया क्या होती है और क्रिया विशेषण क्या होता है। ठीक है, ये परिभाषा इनकी याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कहां,
देखिएगा पत्र, अब हमने पत्र उठाए। देखिए औपचारिक पत्र इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर औपचारिक पढ़ लीजिएगा, औपचारिक सरल भी होता है। औपचारिक पत्र में आप कौन सा पत्र पढ़ेंगे, जैसे लाउड स्पीकर का, लाउड स्पीकर बज रहे हैं, आपको जिलाधीश को पत्र लिखना है कि लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया जाए। नगर पालिका के अध्यक्ष को लिखना है नियमित सफाई होने के लिए मोहल्ले में। परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना। अगर आप पत्र का फॉर्मेट जान लेते हैं तो आप कोई भी पत्र आएगा वो कर लेंगे। पत्र का फॉर्मेट इजी है, आप जाएंगे आपको पत्र और निबंध का फॉर्मेट का भी वीडियो नीचे इसमें मिल जाएगा आपको, आप देखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद लेखन, कुछ अनुच्छेद लेखन दे दिया आपको, जैसे विज्ञान, वरदान और अभिशाप, पानी का महत्व, छात्र जीवन और खेल, कंप्यूटर आज की आवश्यकता, इन पर अनुच्छेद करना है। अनुच्छेद एक पैराग्राफ में लिखना होता है। अनुच्छेद कैसा होता है, एक पैराग्राफ वाइज लिखना होता है, उसमें कोई हेडिंग नहीं होती, वो अनुच्छेद होता है। लेकिन निबंध में क्या होता है, निबंध में आपको रूपरेखा लिखनी होती है। पहले सभी लोग रूपरेखा लिखेंगे, फिर निबंध को लिखना, ये बात विशेष ध्यान रखना। फिर निबंध होगा जीवन में खेलों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान, वरदान और अभिशाप और अनुशासन, ये आपको निबंध करने हैं। ठीक है, ये निबंध करने हैं। हेडिंग अच्छे से याद कर लेना, बाकी अंदर थोड़ा बना बनू के भी लिख देंगे, कोई काम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है। ठीक है, फिर हम लोग इसके बाद आते हैं संवाद पर। किस पर आते हैं, संवाद पर। कौन कौन से संवाद पढ़ने हैं, दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर संवाद। संवाद बिल्कुल सामान्य भाषा में होते हैं, दो लोगों के बीच होने वाले संभाषण को संवाद कहते हैं। नॉर्मल रटना नहीं है कि भाई एक में दो नाम याद रखना, एक रमेश एक महेश, रमेश महेश से कहता है ना, राज राकेश से कहता है, कोई दो नाम याद कर लो। जैसे राज ने कहा राकेश से, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, मित्र तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, राकेश बाकी सब तो अच्छा चल रहा है पर हिंदी की तैयारी नहीं हो पा रही। तो ऐसे ही आप पढ़ते जाओगे, धीरे धीरे बढ़ा देना आप, कोई दिक्कत नहीं, सामान्य भाषा में होता है, आप रटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से सीरीज में जैसे मैंने बताया, ऐसी सीरीज में तैयारी कर लो। बस मैंने कहा संवाद कर लो, ये बढ़ती महंगाई के लेकर, पर्यावरण सुरक्षा पर लेकर संवाद। फिर आपके साहित्य उठा लिया हमने, बिल्कुल लास्ट में साहित्य लिया है। रीतिकालीन की विशेषता बताओ। रीतिकाल को श्रृंगार काल, अलंकृत काल कहते हैं। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है और नायिका के नख सिक का वर्णन है। नख सिक का मतलब होता है नाखून से एड़ी चोटी तक का वर्णन किया गया है रीतिकाल में। और क्या कह सकते हैं, इसमें अलंकार बहुत प्रमुख रूप से प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, रीतिकाल की विशेषता हो गई। अब हर एक काल के कवि और उनकी रचना जरूर करिएगा। प्रगतिवाद, प्रगति मैंने कहा, प्रगति का मतलब होता है डेवलपमेंट। प्रगति का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करेंगे तो समाज दो भागों में बढ़ता है, अमीर और गरीब, अमीर और गरीब। तो इस समाज प्रगतिवादी युग में समाज दो भागों में बढ़ जाता है, एक अमीर और एक गरीब। और तो इस काल का कवि अमीरों के प्रति घृणा करता है, गरीबों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, ईश्वर के प्रति अनास्था दिखाई देती है। किस काल में, प्रगतिवाद में। नई कविता में व्यक्तिवाद, हर एक व्यक्ति का महत्व है, हर एक समय का महत्व दिया गया है, ये नई कविता हो जाती है। कहानी और उपन्यास में अंतर। कहानी का आकार लघु होता है, उपन्यास का आकार विस्तृत होता है। कहानी का आकार लघु होता है, उपन्यास का आकार विस्तृत होता है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, उपन्यास में पात्रों की संख्या ज्यादा होती है। कहानी के हर स्तर पर आनंद छिपा होता है, उपन्यास में हर स्तर पर आनंद होना स्वाभाविक नहीं होता। आगे, रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है। रेखा चित्र स्केच सबसे बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शब्द चित्र, यानी कि जब चित्रों के माध्यम से कोई भी बात प्रस्तुत की जाती है उसे रेखा चित्र कहते हैं। और जब स्मृति के आधार पर कोई बात बताई जाती है, याददाश्त के आधार पर, स्मृति के आधार पर कोई साहित्य लिखा जाता है, उसे संस्मरण कहते हैं, याद रखिएगा। आत्मकथा और जीवनी क्या होती है। जब लेखक स्वयं के बारे में लिखता है, स्वयं के जीवन का साक्षात वर्णन करता है, उसे आत्मकथा कहते हैं। जब दूसरे के जीवन का वर्णन करता है उसे जीवनी कहते हैं। आत्मकथा में थोड़ा बहुत हम लोग कह सकते हैं प्रशंसा कर सकते हैं या हम कल्पनाओं का सहारा ले सकते हैं, लेकिन रेखा जीवनी वास्तविक घटना पर आधारित होती है, उसमें कल्पनाओं का सहारा नहीं लिया जा सकता। तो इस प्रकार से आप पूरा सीरीज कर सकते हैं हिंदी का तैयार। इसी क्रम में तैयार करिएगा और इसी क्रम के तैयार हो जाने के बाद हर टॉपिक के आपको क्या करना है, फिर ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। क्या करने बेटा, ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव लगाइएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपको बताया कि आप एक काम करिए, परीक्षा लोक बहुत अच्छी है, आप उससे ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा, फिर आपको और जो भी मटेरियल मिले उससे लगाइए और सेट लगाते दीजिए। और कल जब भी आपको पूरा हो जाए तैयारी, तो आप परीक्षा के जितने भी सेट हैं आपके पास, उन सेटों को लगा लीजिएगा, जिससे आपका एक समुचित और एक बेहतर तैयारी हो जाएगी और अच्छे से आप पूरी हिंदी को समाहित कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।